नमस्कार, एसटीवी न्यूज पर आप देख रहे हैं खास मुलाकात। और खास मुलाकात में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिस पर पूरे चंपारण को नाज है। एक ऐसी शख्सियत जिस पे सिर्फ चंपारण ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लोग भी फख्र कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं यूपीएससी 2019 के परिणाम जो आए हैं। इस परीक्षा में 137 रैंक लाकर सफलता हासिल करने वाले गौहर हसन मोतिहारी से ताल्लुक़ रखते हैं। गौहर साहब, साहब सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इस शानदार कामयाबी के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। गौहर साहब, ये आप बताएं कि ये जो आपने उपलब्धि हासिल की है इसकी बुनियाद कहाँ से शुरू होती है, यानी कि वो कहाँ से आपने ये मन बनाया कि हमको ये क्वालिफाई करना है? मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा, पहले मैंने 10th तक की पढ़ाई यहाँ से करी। उसके बाद फिर मैंने डिप्लोमा किया और डिप्लोमा के बाद से फिर मैंने कुछ दिन जॉब की। तो जब मैं जॉब की तो एक कंप्यूटर साइंसेस कॉरपोरेशन एक कंपनी थी, मल्टीनेशनल कंपनी थी, यूएस बेस्ड थी और माशाल्लाह से पैकेज वगैरह भी अच्छा था। तो कंपनी इतने कम उम्र में जॉब भी होने लगी, नौकरी भी होने लगी, सारे लोग बहुत खुश भी थे, मैं भी खुश था किसी हद तक। लेकिन जैसे जैसे मैं वहाँ काम करता गया, तकरीबन मैंने वहाँ पे 3.5 साल काम किया, तो जैसे जैसे वक्फा गुजरता गया मेरे जहन में एक ख्याल ये आता रहा कि आखिर मैं इस नौकरी से ख़ुद के लिए तो कमा रहा हूँ, खर्च कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें, लेकिन अपनी कम्युनिटी, अपनी कौम, अपने मुल्क को क्या दे रहा हूँ? क्या मैं ज़िंदगी भर इसी तरह की नौकरी करूँगा जो मैं यहाँ बैठ कर के यूएस में किसी क्लाइंट को सर्व कर रहा हूँ? बेशक उसका भी एक अपना सिग्निफिकेंस है, उसका भी अपना एक मकाम है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मुल्क के लोगों को, मेरी जगह के लोगों को कुछ, मैं इस पोजीशन पे रहूँ, इस मकाम पे रहूँ कि कुछ फ़ायदा हो सके। तो एक हल्की सी बुनियाद यहाँ से मेरे जहन में आनी शुरू हुई। उसके बाद से फिर मैंने सोचना शुरू किया कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास क्या क्या रास्ते हैं। तो बहुत चीज़ें जब मैंने सोची तो फिर मैंने पढ़ा दूसरी चीज़ों के बारे में कि क्या क्या किया जा सकता है। तो फिर मैंने ये देखा कि सिविल सर्विसेज में क्या क्या सर्विसेज होती हैं, तो आईएएस है, आईपीएस है, इस तरह की। तो यहाँ मैंने देखा कि एक आपके पास एक डिस्क्रिशन होता है, एक आपके पास एक पावर होता है जिससे आप कुछ टेंजिबल चेंज सोसाइटी में ला सकते हैं। तो वहीं से एक बुनियाद पड़ी, वहीं से एक, हालांकि मेरे लिए चैलेंजिंग थोड़ा ज़्यादा इसलिए भी था क्योंकि मेरी बुनियाद बहुत अच्छी नहीं थी, बट एक फ़ैसला था। तो जो फैसले की शुरुआत हुई वो वहीं से। इन तमाम चीज़ों को आप देख करके क्या मोतिहारी में जब आप रहते थे, क्योंकि आप यहाँ से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ किस तरह के हालात थे और आपके जो एजुकेशन जो आपकी हासिल किया उसकी क्या हिस्ट्री है? देखिए, मेरी पैदाइश तो मोतिहारी की ही है प्रॉपर, और मेरे वालिद साहब इंजीनियरिंग कॉलेज में अभी असिस्टेंट लेक्चरर हैं। तो लेकिन जब उनके शुरुआत का दौर था तो किसी हद तक जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में वो थे वो बंद हो गया था, जिससे उन्हें कई सारी परेशानियां फेस करनी पड़ी थी। तो उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और बहुत मेहनत करी, लेकिन बचपन से उनका एक फोकस ये था कि हम लोग तालीम हासिल करें। तो किसी एक वक्त में मैं अपने बड़े अब्बू के साथ, जो राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा में प्रोफेसर थे, कुछ दिनों में उनके साथ रहा, कुछ दिनों में वहाँ भी पढ़ा, फिर मैं यहाँ पे आए। तो हालांकि मेरे वालिद साहब की हमेशा ये कोशिश रही कि अच्छे से अच्छे जो मोतिहारी के टीचर थे, जो लोग भी थे, वो मुहैया कराए जाए। इनफैक्ट जो लोग टीचर से पढ़ते थे, मैं प्रोफेसर से पढ़ता था क्योंकि मेरे फादर भी उससे एसोसिएटेड थे। लेकिन एक चीज़ ये भी सही है कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, मेरा पढ़ने में बहुत दिल नहीं लगता था, इधर उधर की चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा करता था, तो इससे मेरे वालिद साहब बहुत परेशान भी रहते थे। तो जब मैंने 10th किया तो 10th के बाद से फिर जाहिर है, जो हम लोग जैसे छोटे शहर से बिलोंग करते हैं, एक चीज़ होती है कि निकल के जामिया या अलीगढ़ में जाना। तो मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया तो अलीगढ़ में तो मेरा नहीं हो सका, जामिया में अलबत्ता मेरा +2 और डिप्लोमा में दोनों हो गया। लेकिन चूंकि मेरे वालिद साहब इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर थे और उन्होंने देखा था कि बच्चों को इंजीनियरिंग क्वालिफाई करने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, और उन्होंने देखा था मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड ऐसा है कि शायद मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाऊँ,
तो उन्होंने कहा कि तुम रादर डिप्लोमा इंजीनियरिंग करो, एक प्रोफेशनल कोर्स होगा। तो फिर उसके बाद से मैंने डिप्लोमा ज्वाइन किया था। जब आप इंजीनियरिंग कर रहे थे उस वक्त आपको ये ख्याल था कि हमको इस सिविल सर्विसेज के लिए भी मूव करना है? जब मैंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग करना शुरू किया तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मतलब मेरे वालिद साहब बहुत जाने माने फ़िज़िक्स के यहाँ पे लेक्चरर थे, प्रोफेसर थे, और बड़े दूर दूर से लोग आते थे पढ़ने। तो जब मैंने डिप्लोमा करना शुरू किया तो पहला साल था, तो जाहिर है मैं पढ़ने में कभी से बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था। वहाँ पे जाके आज़ादी मिली तो और ज़्यादा वो करने लगा। तो इत्तेफाक से जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मेरी एक बैग थी और वो फ़िज़िक्स में थी। तो जब मेरे वालिद साहब को पता चला तो वो बोले कि यार ये तो वही है कि चिराग तले अंधेरा और ये वाली बात है। खैर, लेकिन उसके बाद वो उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा पिंच किया था वहाँ पे जाके। तो कहीं ना कहीं मुझे, तो मैं कहूँगा कहीं ना कहीं वो एक पॉइंट था ऐसा ट्रिगरिंग, जहाँ से मैंने अपने मुतल्लिक़ ये सोचना शुरू किया कि नहीं, मुझे थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा, लेकिन एग्ज़ाम के वक्त तो फाइनली ऐसा हुआ कि जब तक मेरा डिप्लोमा ख़त्म हुआ तब तक मेरी सेकंड रैंक थी क्लास में। और उसके अलावा साथ साथ जो एक कंपनी आती थी, जो हम लोग के यहाँ सबसे अच्छे डिप्लोमा इंजीनियरिंग के इसमें कंपनी आती थी, उसमें भी मेरा माशाल्लाह सिलेक्शन हो गया था। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस जनरेशन का जो सिलसिला था वो वहाँ से शुरू हुआ। धीरे धीरे मुझे अपने ऊपर एक एतमाद होना शुरू हुआ कि हाँ, शायद हम भी कुछ कर सकते हैं। उसके बाद से फिर इंजीनियरिंग हुई, फिर जॉब हुई, फिर ऐसे ही मेरा एक दोस्त है, मेरे एक बहुत ख़ास दोस्त हैं, सबी नसीम उनका नाम है। तो हम लोग एक दिन एक पार्क में बैठ कर के ये कर रहे थे कि पता नहीं, एक सेटिस्फैक्शन नहीं है तो क्या करना चाहिए। तो उसी दिन रात में हम लोगों ने एक फ़ैसला किया था कि शायद सिविल सर्विसेज की तरफ एक रुझान है, एक कोशिश की जाए। तो वो एक ट्रिगरिंग पॉइंट था। तो आप अपना जो पहले से जो कर रहे थे उससे आप सेटिस्फाइड नहीं थे, तो ये पार्क में ये प्लानिंग हुई जी जी बिल्कुल अपने दोस्त के साथ कि जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, बिल्कुल, और फिर लग गए। बिल्कुल। आपने बताया कि 5th अटेम्प्ट आपका हुआ है। जी जी जी। तो क्या 5th अटेम्प्ट देने के समय ऐसा नहीं लग रहा था कि जो है इतने सारे अटेम्प्ट आपने दिए, बिल्कुल। तो कभी ऐसा थोड़ा सा निराशा टाइप का नहीं जहन में आया कि नहीं बहुत कर लिया, जॉब भी गई और इस तरह के निकल भी नहीं रहा है? कैसा सिचुएशन था वो? जाहिर है कि ये बहुत मुश्किल होता है, एक दिन 2 दिन नहीं, 5 लॉन्ग ईयर इज़ अ बिग टाइम। तो लेकिन जब मैंने तब तैयारी करनी शुरू करी तो सारे लोग थे, मेरे वालिद साहब थे, मेरे मामू थे, जो शम्स याज़दानी उनका नाम है, ये सारे लोग जो हैं वो काफ़ी सपोर्टेड शुरू से रहे। और जो भी एक्सटेंडेड फैमिली थी, ये सारे लोग थे, उन्होंने कहा कि तुम कोशिश करो। तो चूँकि मेरे आसपास कोई था नहीं जिसको, मतलब जो इस तरह की तैयारियाँ, मैं किसी को नहीं जानता था जो सिविल सर्विसेज में था। तो और फिर मुझे एक मेरे सीनियर थे, मुदस्सिर शफ़ी उनका नाम है, जो IRS में आज, तो उनसे किसी के थ्रू मुलाकात हुई। तो पहले आदमी जब IAS की तैयारी के बारे में सोचता है तो सबसे पहले यही सोचता है कि किसी कोचिंग को ज्वाइन करना है जा करके। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कोचिंग बेकार है ज्वाइन करना, वो सिर्फ जो है वो एक तरह से पैसे वैसे वो करती है, तुम खुद से पढ़ो। तो मैंने कहा ये तो बड़ा मसला है भाई, खुद से क्या पढ़ें, कुछ समझ में भी आना, इतना बड़ा सिलेबस, इतनी सारी चीज़ें। तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई सबसे पहले कि वो पढ़ो, फिर उस पर पढ़ना शुरू किया। तो धीरे धीरे अब चूँकि कभी पढ़ा नहीं था ढंग से, बचपन से एक बैकग्राउंड कमज़ोर था, तो मुझे हर एस्पेक्ट पे पहले मैंने सोचा कि किसी तरह से मुझे प्री क्लियर करना है। तो पहली बार दिया तो अनफॉर्चुनेटली मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। 2014 में मेरा पहला अटेम्प्ट था, मैं हॉस्पिटलाइज वगैरह हो गया। एक वजह वो भी रही, ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीट वजह रही, जिसकी वजह से मैं बेस्ट नहीं दे पाया और 2 नंबर से मेरा प्रीलिम्स छूट गया उस पर। फिर अगले साल फिर मैंने सोचा कि नहीं प्रीलिम्स, फिर मैंने पूरे साल प्रीलिम्स की तैयारी करता रहा और 2014 में फिर फाइनली प्रीलिम्स क्वालिफाई करें। लेकिन जब प्रीलिम्स क्वालिफाई किया मैंने सोचा अब क्या, प्रीलिम्स मैंने अब तक सिर्फ प्रीलिम्स के बारे में सोचा था, ये सोचा ही नहीं था कि मेंस भी कोई एग्ज़ाम होता है। तो वहाँ मेरे लिए बड़ा चैलेंज था। वो वाला अटेम्प्ट किसी तरह से इस तरह से दिया तो मुझे यकीन था कि यहाँ पे होना बहुत मुश्किल है। तो मैं मेंस तो दे दिया था, लेकिन उसके बाद फिर मैं फ़ौरन ही वापस जाके दोबारा से तैयारी करने लगा, क्योंकि मुझे पता था कि नहीं होगा क्लियर। तो फिर मैंने पूरे साल तैयारी की। सेकंड अटेम्प्ट आपने
एग्जाम देने के बाद फिर से आप हाँ, क्योंकि अब सेल्फ हाँ, रियलाइजेशन मेरा नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो आप फिर दोबारा तैयारी में लग गए। हाँ, मैं फिर से 2016 में पूरी तरह तैयारी में लग गया। फिर से प्रीलिम्स हो गया, फिर मेंस दिया। तो अब क्या हो रहा था कि कहीं ना कहीं जो कि अब एक वीक बैकग्राउंड था, सारी चीज़ें थी, लिखने वगैरह में बहुत परेशानी थी, तो अब मुझे चैलेंज फेस करना मतलब पड़ा। मैं जब भी लिखने बैठूँ मुझसे कुछ लिखा ही नहीं जाए, टाइम ही नहीं पूरा हो रहा था। तो कोशिश की मैंने, लेकिन किसी हद तक 2016 में भी वो चीज़ नहीं आ पाई। तो कहीं ना कहीं उसके बाद थोड़ा डिप्रेशन हुआ, और वहाँ से मैंने थोड़ा बहुत अपने आप को क्वेश्चन करना शुरू किया कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, वेदर आई मेड फॉर इट और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे जो सारे लोग थे, मेरे वालिद साहब थे, एक आरिफ अहसन सर साहब मेरे सीनियर हैं, वो भी आईएएस हैं, अभी आईएएस प्रोबेशनर हैं। उन्होंने, ये सारे लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो 2017 का साल था वो कहीं ना कहीं एक तरह से मैं ये कहूँगा बहुत अपना बेस्ट नहीं दे सका मैं। प्रीलिम्स उस बार फिर निकल गया मेरा, और मींस मैंने लिख दिया जा करके, मुझे लग रहा था कि पता नहीं कितना, लेकिन फॉर्चुनेटली उस बार मैंने मींस क्वालिफाई कर लिया, और मैंने फिर 2017 में, और फिर मैंने इंटरव्यू दिया। तो जब मैंने मींस क्वालिफाई कर लिया लास्ट ईयर, तो मुझे अपने अंदर एक यकीन पैदा हुआ कि हाँ, अब ये हो सकता है, अब शायद अल्लाह ने मुझे इस मकाम पे पहुंचा दिया है कि शायद मैं कर सकता हूँ। तो जब पिछली बार जब रिज़ल्ट आया, फाइनल रिज़ल्ट, तो मुझे बहुत अफसोस तो होता ही है जब आप इंटरव्यू दीजिए और आपका सिलेक्शन नहीं हो तो, लेकिन बहुत सदमा नहीं था। मुझे लग रहा था कि शायद मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। तो मैंने अपने वालिद साहब को फ़ोन किया और यही बताया कि पता नहीं सिलेक्शन होना नहीं होना तो मेरे हाथ की चीज़ नहीं है, ये तो अल्लाह का मामला है, लेकिन जब मैं मींस देने जाऊंगा तो मैं ये ज़रूर कोशिश करूंगा कि मैं इससे बेहतर कुछ और तैयारी नहीं कर सकता था। और वाकई जब मैं मींस देने जा रहा था तो मैंने एक दिन पहले उनसे फ़ोन करके कहा कि आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, होना नहीं होना ये तो मेरे हाथ की चीज़ नहीं है। और मैंने अपनी पूरी कोशिश की मींस के लिए, और फिर इंटरव्यू किया, माशाल्लाह से रिजल्ट सामने। गौहर हसन साहब से बातों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बहुत सारी बातें करनी है। इन्होंने जो बातें बताई हैं और किस तरह से तैयारी की, क्या क्या सब्जेक्टिव लेवल पे किस तरह के चढ़े आती हैं, और उस स्टडी का जो माहौल होता है वो किस तरह का था, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे कुछ एक छोटे से ब्रेक। लिबर्टी शू पैलेस, गांधी चौक, मोतिहारी, 30 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। मल्टी और बड़े ब्रांड के जूते चप्पलों का मोतिहारी में एकमात्र शोरूम। लिबर्टी, वुडलैंड, रेड चीफ, नाइकी, एसिक्स, रिबॉक, एडिडास, कैंपस, हिट्स, फ्यूरो, इगॉस, वैलेंटिनो, रैंगलर, पैरागॉन, स्पार्क्स, शूबर्ड, फ्रेंजी, फेमिना जैसे ब्रांडों की एक्सक्लूसिव रेंज। लिबर्टी शू पैलेस, गांधी चौक, मोतिहारी। Hi, I'm Gauravi and I'm from class 7. I'm proud to be a part of this school. After coming to this school, I observed that my academics are improving. Not only my academics, this school has provided me so many opportunities to prove myself. We are happy to say that all the parents of our students are very happy with their child's progress, and they feel so proud when their child says, "I am a Mountain." I am Mountain. रहमानिया मेडिकल सेंटर,
ए मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोतिहारी विश्व की नवीनतम टेक्नोलॉजी से लैस उत्तर बिहार का एक विश्वसनीय हॉस्पिटल आरएमसी एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इंस्टीट्यूट। यहाँ होती है हर्निया, पाइल्स, यूट्रस, गॉल ब्लाडर, किडनी या हर प्रकार के एडवांस सर्जरी। एडवांस आईसीयू मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक, गायनेकोलॉजी, कार्डियक यूनिट, मैक्सिलोफेशियल, फिजियोथेरापी, ईएनटी, न्यूरोसर्जरी, लीवर एवं गैस्ट्रो डिपार्टमेंट के साथ डायलिसिस, ब्लड बैंक, मेमोग्राफी, सिटी स्कैन, इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, इको एवं यूएसजी जैसी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम। रहमानिया मेडिकल सेंटर, बरियारपुर, मोतिहारी, प्राइड ऑफ बिहार। SkyEdge, contact for high-speed internet for domestic and commercial use in Motihari. WhatsApp 7903812143 and call 700419081. Address Hadi Bhandar Road, Motihari. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है खास मुलाकात में। और खास मुलाकात में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में पिछले 4-5 दिनों से आप लगातार सुनते आ रहे हैं। गौहर हसन साहब यूपीएससी में 137वां रैंक ला करके पूरे चंपारण का नाम रोशन किए हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में है। गौहर साहब, अभी आपकी जो है जो आपने डिसाइड किया था यूपीएससी को फाइट करना है और निकालना है, ये सब तमाम मुद्दों पे बात कर रहे थे। आपने बताया कि काफ़ी स्ट्रगल इस फेज में आपको मिला। जो स्टडी का जो स्टेटस था, किस तरह से आपने पढ़ाई करी, कैसा ग्रुप था आपका, इन सब पर जरा रोशनी डालें। जब मैंने यूपीएससी के एग्ज़ाम ये इरादा किया कि मुझे तैयारी करनी है, तो मेरे सामने सबसे पहला चैलेंज था कि ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रखा जाए, क्योंकि मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था और कंप्यूटर इंजीनियरिंग यूपीएससी में है नहीं। तो सबसे पहले ये हुआ कि क्या सब्जेक्ट रखें। तो बहुत सारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त कई लोगों ने कहा, मैंने उसको पढ़ा। अब दो चीज़ें थी, पहली चीज़ ये थी कि ज़ाहिर है उस वक्त मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं था, तो मुझे और भी अजीब लगता था वो। तो कई सारी चीज़ें, फिर मेरे वालिद साहब ने एक बार कहा कि तुम उर्दू क्यों नहीं ट्राई करते हो। तो मैंने सोचा कि उर्दू तो मुझे लिखनी भी नहीं आती ढंग से, मैं उर्दू क्या पढ़ूँगा। फिर उसके बाद से इत्तेफाक से जो मेरे सीनियर थे उन्होंने भी कहा कि तुम एक बार उर्दू एक पेज लिख के दिखाओ मुझे। तो मैंने एक पेज उर्दू लिखा, तो उन्होंने कहा कि तुम अगर मेहनत करोगे तो तुम्हारी उर्दू अच्छी हो सकती है। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो फिर 2014 में मैंने उर्दू सीखना शुरू किया। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़ानदान से एक विरासत में मिला कि जो ज़बान थी वो किसी हद तक, चूँकि मेरे दादा जो थे वो उर्दू और फ़ारसी दोनों के गोल्ड मेडलिस्ट थे, और उन्होंने तो वो जो उनसे एक पेडिग्री हॉर्स जिसको हम लोग कहते हैं, जिनसे उनसे एक विरासत में ज़बान मिली। और काफ़ी हम लोग को बचपन से इस चीज़ का ख्याल रखा जाता था कि पढ़ाई लिखाई तो अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है ही, ज़बान और इसमें कभी ऐसा लफ्ज़ निकल गया जो नहीं अच्छा है तो उस पर काफ़ी डांट वगैरह भी पड़ती थी हम लोगों को। तो खैर वो एक चीज़ थी कि जो बोलने चालने की, तो लेकिन लिखने का मामला ज़रा उर्दू में अलग होता है। उर्दू की स्क्रिप्ट सीखना थोड़ा मुश्किल है। तो पहले मैंने फिर उसके अल्फ़ाबेट सीखे, फिर उसके बाद मैंने उसको लिखना शुरू किया। तो 2014 का साल मुझे याद है, मैं रोज़ सुबह में 3 घंटा उर्दू ऐसे देख के लिखता था और शाम में मैं 1 घंटा डिक्टेशन लिखता था उसमें। तो इस तरह से मैं 4-5 घंटे सिर्फ लिखता था, उर्दू सिर्फ लिखता था। तो इनफैक्ट जो मेरा छोटा भाई है माशाल्लाह हाफिज़ फ़रहान है वो भी, तो वो कभी कभी मेरा डिक्टेशन लिखाता था तो बड़ी दिलचस्प बात कहता था कि भाईजान आपको IAS का एग्ज़ाम देना है और आप ऐसी उर्दू लिख रहे हैं। तो खैर काफ़ी लोगों ने मदद की, उसमें भी वो थे, मेरा छोटा भाई था, तो उसने काफ़ी बार आकर के मुझे डिक्टेशन लिखवाया और ये सारी चीज़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे चीज़ें जो है वो सुधरने लगी सब। बुनियाद से हाँ बिल्कुल, मैंने बुनियाद से
जब बच्चा कलम पकड़ता है बिल्कुल, उस समय बिल्कुल, वो बिल्कुल। डिक्टेशन याद करते हैं तो बिल्कुल। लिखते हैं, जी जी तो जी उस तरह से आपने शुरुआत की। जी, मैंने उर्दू बिल्कुल वैसे पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे चीज़ें मैंने हल्की हल्की पढ़नी शुरू करी। तो उसके बाद से पहले समझ में कुछ आता नहीं था, बस पढ़ लेते थे। बस शुरू में यही लगता था कि कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा है, कभी ना कभी तो समझ में आएगा, तो पढ़ लेते हैं। तो पढ़ा पढ़ा फिर लिखा, पढ़ा लिखा, तो धीरे धीरे नुआंसेस समझ में आने शुरू हुए। उसके बाद से क्या हुआ कि मेरे एक खालू हैं डॉक्टर अनवर पाशा, वो JNU में उर्दू के प्रोफेसर हैं। तो माशाल्लाह उनसे भी मुझे बहुत मदद मिली कि मैं अक्सर उनके पास जाए। ख़ास तौर से अब इस साल मैंने क्वालिफ़ाई किया है, तो इस बार मेंस के वक्त मुझे काफ़ी बार मैं उनके पास गया, उनसे कई चीज़ें सीखी, कई चीज़ें समझी, उन्होंने कई चीज़ें बताई। तो पिछली बार जब इस बार का भी मार्क्स तो आना बाकी है, अभी हम लोग को नहीं पता चला है, लेकिन जब पिछली बार जब उर्दू के मार्क्स आए तो मेरे ऑल इंडिया सेकंड हाईएस्ट थे। तो मुझे लगा कि वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था कि जब मैं उर्दू में नंबर ला सकता हूँ यहाँ से बिगिन करके। लेकिन जाहिर सी बात है, आपकी उर्दू उस समय आपने बताया कि आप डिक्टेशन के तौर पे लिखते थे। जी 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 शुरुआत करी इस तरह से और उसमें ऑल इंडिया सेकंड पोजीशन आपने लाया उर्दू में, तो ये वाकई जो है आपके डेडिकेशन को दर्शाता है। जी जी। तो फिर ये रहा, तो कहीं ना कहीं वैसे ही धीरे धीरे चीज़ें सीखते रहे। बस एक ख्वाहिश हमेशा ही रहती थी कि सीखना है, इस चीज़ को और आगे बढ़ाना है और इम्प्रूव करना है। तो उर्दू के मुताल्लिक़ तो ये चीज़ें रही। जहाँ तक कि बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स का सवाल है, तो उसमें भी राइटिंग का इशू मेरे साथ वहाँ भी था। एक तो राइटिंग से मेरी मुराद तहरीर भी है, खुशखत जिसको उर्दू में कहते हैं हम लोग, कि वो भी मैं बहुत गंदा लिखता था। UPSC में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप साफ़ सुथरा, अक्सर जो मेरे बड़े भी वगैरह थे जो मुझसे कहा करते थे कि तुम क्या कॉपी पे लिखते हो कि बांध देते हो, तो वो भी मुझे इम्प्रूव करना था, तो उस पर भी मैंने काम करना शुरू किया। तो धीरे धीरे, क्योंकि UPSC में क्लैरिटी बहुत मैटर करती है कि आपकी बहुत मैटर करती है कि आप देखिए, राइटिंग तो ठीक है, सबकी राइटिंग बहुत खूबसूरत मेरे ख्याल से मेडिकल प्रोफेशन में ठीक अपोजिट है। बिल्कुल। तो राइटिंग तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एक एक हर्फ जो है वो इवेलुएटर को समझ में आए। ये कहा जाता है कि इवेलुएटर बहुत मेहनत नहीं करेगा, इसके लिए वो जस्ट अनदर कॉपी है। जैसे सब वो इतनी सारी कॉपी देख रहा है वैसे आपकी, तो आपको उसे दिखाना है। तो मुझे उस एस्पेक्ट का, तो उसमें मेरे कुछ लोगों ने बहुत मेरी मदद, जैसे मेरा एक दोस्त था फरमान, तो फरमान ने मुझे उस पर बहुत मदद की कि तुम किस तरह से अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करो। तो मैंने उससे भी सीखा। फिर मैंने डायग्राम्स और मैप्स बना, उसमें भी मेरा एक दोस्त है अक्सीर, वहाँ पे मैंने उससे, तो मैंने एक चीज़ अपने पूरे प्रिपरेशन के दौरान ये की कि जिसकी जो चीज़ स्ट्रॉन्ग है उससे वो चीज़ सीखने की कोशिश करी। तो धीरे धीरे सीखते तो ये स्मॉल छोटी चीज़ें जो हैं, और एक बहुत पूरे प्रिपरेशन में जो है वो 2-3 लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जैसे एक मुदस्सिर शफी, जिनका नाम मैंने थोड़ी देर पहले भी लिया, वो मेरे एक मेंटर के तौर पे रहे। पहले आदमी वही थे जिनसे मैं मिला था तैयारी के दौरान, तो और अभी भी आखिर में मॉक इंटरव्यू भी उन्होंने मेरा लिया था। अच्छा। हाँ, तो वो हो गया। फिर एक आरिफ एहसन है जो IAS है, अभी IAS प्रोबेशनर है बेतिया में। उसके अलावा मेरे मामू हैं जो वहाँ दिल्ली में रहते हैं, कांस्टेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है वो हमेशा, और बाकी लोग जो थे ही अपनी जगह। तो ये सब आपके दिनों की यादें हैं। और ये बताएं कि आपने ट्यूशन किया, क्या किया, सेल्फ तैयारी की, या किस तरह से जो है यही जो जानकार लोग हैं इनके टच में रह करके किया, कैसे फेज वाइज अगर हम जानना चाहें आपसे तो? हाँ, देखिए, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैंने कोचिंग करने की सोचा था, लेकिन मुदस्सिर भाई ने मुझसे बोला कि क्या कोचिंग करोगे, कोचिंग करना तो वो है। तो फिर मैंने खुद से पढ़ना शुरू किया। तो पहले मैंने NCERTs पढ़ी, अपना BS स्ट्रॉन्ग किया, लेकिन मैंने क्लासेस अटेंड की है टेस्ट सीरीज़ के लिए। फोरम IAS की जैसे इस बार एक वहाँ पे दिल्ली में टेस्ट सीरीज़ चलती है, तो उसको मैंने इस साल अटेंड किया था। लास्ट ईयर मैंने विजन IAS के टेस्ट, तो मैं टेस्ट लिखने जाता था, उसे इवेलुएट। फिर जामिया की अपनी इंटरनल टेस्ट सीरीज़ भी चलती रहती थी, तो उसको भी मैं रेगुलर अटेंड करता रहता था। तो मैंने टेस्ट कोचिंग्स वगैरह से किए हैं, मॉक इंटरव्यूज़ किए हैं मैंने, लेकिन एज सच मैंने कभी थॉरो कोचिंग नहीं ली। हाँ, मैं एक नाम और ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे कि जब मैंने इरादा किया तो यही मोतिहारी से एक खान सर है, PhD है उनका वहाँ पे दिल्ली में, तो मैं उनके पास भी गया।
तो उन्होंने भी इनिशियली मुझे काफ़ी गाइड किया था कि तुम कैसे पढ़ो क्या पढ़ो। गौहर साहब, हम थोड़ा सा जो है आपसे उन लोगों के सवाल पूछना चाह रहे हैं जो तमाम स्टूडेंट इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। उनका सवाल होता है, यूपीएससी वो कई बार सुनते हैं और इस तरह का जब भी मौका आता है, रिजल्ट आता है, अपने क्षेत्र से लोग जब क्वालिफाई करते हैं तो बहुत सारे लोगों के अंदर ये जज्बात उभरते हैं कि जो है हम भी इस तरह की तैयारी करें। अगर फ्रॉम बॉटम हम आपसे ये जानना चाहें कि अगर कोई अभी जैसे मैट्रिक का रिजल्ट आया है, इंटर का रिजल्ट आया है, इसमें से अगर कोई बंदा है, कोई लड़का है जो आईएएस की तैयारी करना चाहता है, जी, तो जैसे मान के चलिए मैट्रिक करने जो पास आउट किया है, उसको अभी से क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस एग्ज़ाम के लिए कि एक यकीन पैदा कीजिए, ठीक है, कि सेल्फ बिलीफ होना चाहिए आपके अंदर कि हम कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को। मैंने आपको अपना बैकग्राउंड बताया है, तो ये आपको लग रहा होगा कि अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल, आप जैसा बताया कि मैं बिल्कुल ज़ीरो से आपने जी तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपके अंदर एक सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ हम कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप यही है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट। तो एक सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि हाँ, हमें ये करना है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ मुझे एक लगता है कि ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम है कि जहाँ पे आप एकदम बुकिश नहीं होते हैं, यहाँ आप दुनिया से सीखते हैं। किसी भी चीज़ को आप देख रहे हैं तो उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। आप रेल पे चल रहे हैं, आपको कुछ अजीब सी चीज़ें नज़र आई तो उसको खोल के गूगल कर लिया या देखा कि आखिर ऐसा है तो क्यों है। फिर उसके अलावा बट आपके अंदर एक क्यूरियस माइंड होना चाहिए, आपके अंदर एक थिंकिंग माइंड होना चाहिए। आप चीज़ों को सीखें, आप चीज़ों को जानने की कोशिश करें। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, स्पेशली अगर आप इसके बाद शुरू कर रहे हैं। मतलब एकेडमिक जो तैयारियां हैं उसके अलावा ये चीज़ें हाँ, उसके अलावा एक आपका जो जहन होना चाहिए, वो इस तरह का जहन होना चाहिए कि जो क्यूरियस हो, जो इंक्विजिटिव हो, तमाम चीज़ों के बारे में क्वेरी करते रहें, हाँ, रिसर्च करें उस पर। बिल्कुल, उसके बारे में सोचे समझे। कोई भी एक अलग सी चीज़ नज़र आई तो उसको थोड़ा इंटरेस्ट लेके काम करें। ठीक है, सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, अगर आप बहुत इतने 11th 12th या उसके बाद से तैयारी करने के फेज़ में हैं तो सबसे पहली चीज़ है कि अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करिए। तो हम लोग कहते हैं किसी भी बिल्डिंग की बुनियाद अगर मजबूत होगी तो उस पर एक ऊंची इमारत खड़ी होगी। तो उसी तरीके से इसमें भी है कि अगर आपने अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लिया है तो आपके लिए मसला कम है। तो फाउंडेशन कैसे बनता है? जो स्कूल की बुक्स होती है। मैंने भी अपना ऐसे ही जो भी NCERTs थी, ये सब थी, उसको पढ़ा। तो ये सब चीज़ें मुझे बाद में करनी पड़ी। तो जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं वो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। उसके अलावा एक और अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि न्यूज़पेपर पढ़ें, क्योंकि करंट अफेयर्स और ये सारी जो चीज़ें होती हैं उससे डे टू डे टच में रहना, तो उससे आपको एक अक्रॉस द वर्ल्ड एक आपका जो है नॉलेज, डीप नॉलेज बेस बनता है जिसकी एक ज़रूरत। तो शुरुआत मुझे लगता है कि इस दौरान ऐसे की जा सकती है, ऐसे की जा सकती है एकेडमिक हाँ के अलावा जो एक बेसिक चीज़ें हैं वो इस तरह। उसके अलावा जैसा कि आपकी कहानी तो बिल्कुल अलग है, आपने बताया कि ज़्यादातर आपने सेल्फ स्टडी करी है। जी, तो क्या कोचिंग भी मायने रखता है इसकी तैयारी के लिए बाकी लोगों के लिए? देखिए, ज़्यादातर लोग कोचिंग करते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। बहुत सारे लोग हैं कोचिंग, और किसी हद तक कोचिंग हेल्पफुल भी होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कोचिंग हेल्पफुल नहीं होती है, लेकिन सेल्फ भी अगर कर हाँ, लेकिन तो दो चीज़ें हैं कि अगर आप कोचिंग करने जा भी रहे हैं तो कम से कम एक बेसिक लेवल की अपनी नॉलेज ज़रूर डेवलप कर लीजिए। अगर आप वो डेवलप कर लेंगे तभी आप वहाँ जाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। नहीं तो इतनी फास्ट जो भी लोग अटेंड किए हैं कोचिंग, उनसे जो मुझे फीडबैक मिलता है वो यही बताते हैं कि इतनी फास्ट चीज़ें निकल जाती है कि खुद आपके समझ में नहीं आता है तो क्या होता है और कैसे एक साल गुजर गया आपको भी नहीं पता चलेगा। तो इसके लिए तो ग्रेजुएशन की बात करते हैं। हाँ। जो पहला एग्ज़ाम होता है PT, जिसके बारे में बात कर रहे थे, आपने जो पहला क्वालिफाई किया था उसके बाद उसकी भी एक अलग कहानी है। उसमें किस तरह के सब्जेक्ट रहते हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका क्या पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में बताएं। देखिए, जैसे हम जानते हैं कि एग्ज़ाम आमतौर से 3 स्टेजेस में होता है। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है।
तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं जो हम लोग को एक ही दिन में, एक सुबह में एक शाम में 2-2 घंटे का पेपर होता है। और एक जो होता है उसको जनरल स्टडीज़ कहते हैं, और एक जो होता है वो CSAT होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जनरल स्टडीज़ का जो पेपर होता है उसमें तमाम जनरल, आप जैसे अगर देखिएगा तो सिविल सिलेबस पे तो एक छोटा सा वो इंडियन हिस्ट्री लिख देंगे सर, लेकिन वो इंडियन हिस्ट्री का मतलब है कि आपको पूरी इंडियन हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। तो एक ज्योग्राफी लिख देंगे। तो इस तरीके से करके तो एक एजुकेटेड पर्सन को जो बेसिक चीज़ें आनी चाहिए तो वो चीज़ें उसके अंदर होती है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, इंडियन पॉलिटी है, इकॉनमी है, डिफेंस है, स्पेस है, टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो इस तरह से इन्वायरमेंट आजकल और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इंडियन कल्चर पे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो ये एक पूरा एक इस तरह का वो दिया रहता है। ये कुछ तो इन्होंने सिलेबस में मेंशन किया रहता है और कुछ रहते हैं कि जनरल अवेयरनेस, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है जनरल अवेयरनेस का, जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम का। और प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में वो लोग वही आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज देखते हैं कि किस तरह की है, आप चीज़ें देख करके पहचान पा रहे हैं कि नहीं। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो जनरली प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई, जैसे एक स्टूडेंट थे 2016 में, उनका 4 अटेम्प्ट्स तक प्रीलिम्स नहीं निकला, लेकिन जैसे ही 5th अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकला उन्होंने ऑल इंडिया 10th रैंक सिक्योर किया। तो कई सारे लोग होते हैं जिनका प्रीलिम्स नहीं, तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है। जो CSAT का है वो 2014 तक CSAT और पेपर 1 जो GS था वो दोनों की मिला के मेरिट बनती थी, लेकिन चूँकि कुछ प्रोटेस्ट हुए स्पेशली हिंदी बेल्ट के लोगों से, तो अब जो CSAT है उसको क्वालिफाइंग कर दिया है। अब उसको आपको सिर्फ 33% मार्क्स यानी अप्रॉक्सीमेटली 66 पॉइंट समथिंग मार्क्स स्कोर करने होते हैं आउट ऑफ 200। वो क्वालिफाई हो गया। अगर आपने उसको क्वालिफाई कर दिया तो वो मेरिट में नहीं ऐड होगा, लेकिन आपकी मेरिट पहले पेपर बनती है, लेकिन आपको इसको क्वालिफाई करना होता है। तो ये प्रीलिम्स का स्ट्रक्चर होता है एग्ज़ाम का। दूसरा स्टेज जो होता है वो मेंस का होता है। मेंस में क्या होता है कि 4 जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट होते हैं, उसके अलावा एक एस्से का पेपर होता है, एक ऑप्शनल का पेपर होता है, लेकिन उसमें पेपर 1 पेपर 2 होता है, ठीक है। और उसके ये 1750 नंबर का होता है। उसके अलावा फिर क्या होता है, 2 क्वालिफाइंग पेपर होता है, एक इंग्लिश का, एक किसी भी और इंडियन लैंग्वेज का। वो आपको सिर्फ पास करना होता है, उसके मार्क्स नहीं ऐड होते हैं। तो ये पूरा मिला के 1750 मार्क्स का हो जाता है। उसके बाद फिर 275 मार्क्स का पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू, मतलब यूपीएससी पर्सनालिटी टेस्ट का वर्ड यूज़ करती है इसके लिए, क्योंकि स्ट्रिक्टली ये इंटरव्यू नहीं होता है, काइंड ऑफ कन्वर्सेशनल थिंग होती है। तो इस तरह से होता है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एग्ज़ाम होता है, और मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड करके जो है वो फाइनल मेरिट बनती है। कुछ ऐसे बहुत सारे बार सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं या खबरें आती हैं कि जो है कुछ इस तरह का यूनिक सवाल से पूछा जाता है इंटरव्यू में। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, कुछ ऐसा यूनिक आपको याद हो? देखिए जनरली जो है वो मैं भी जब स्पेशली जब तैयारी नहीं करता था तो बहुत सारी चीज़ें पूछता था कि आमिर सुबहानी सर से ये क्वेश्चन पूछा गया, शाह फैसल साहब से ये क्वेश्चन पूछा गया, और बड़े अजीब से क्वेश्चन रहते थे। तो देखिए जहाँ तक मेरी अदना सी मालूमात है, मुझे लगता है नहीं है कि इस तरह का कुछ होता है। एक जनरल सा इंटरव्यू है, एक जनरल सी चीज़ें पूछी जाती है, वो आपको पेशेंस आपका टेस्ट करते हैं, आपकी इंटरनल रिजॉल्व टेस्ट करते हैं, और ये टेस्ट करते हैं कि आपके अंदर क्या नया है जो आप सर्विस में जाके ऐड करें। तो एक जनरल से सवाल आपसे और आपकी पर्सनालिटी पे पूछे जाते हैं। जैसे मुझसे जैसे ही मैं गया, मुझसे एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि अपनी 10 क्वालिटीज़ बताओ, ठीक है, इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ पेंसिल पेपर। तो उसको लिस्ट किया, और मुझे लगता है मेरा आधा इंटरव्यू उसी केस पे चला जो मैंने जवाब दिया, फिर उस पर उन्होंने सवाल किया। तो फर्दर एक कन्वर्सेशनल पूरा इंटरव्यू था। वही आपकी जो चीज़ें थी वही उसी पर जो है। हाँ, आधा फिर पूरा मेरा डैफ भी था, तो एक कुछ क्वेश्चंस अलग से भी थे, लेकिन मैं आधा क्वेश्चन ज़रूर कहूँगा कि उसी से फर्दर क्वेश्चन बनते गए, क्रॉस क्वेश्चन इस तरह से। कितने लोग बैठते हैं वहाँ? वहाँ 5 लोग बैठते हैं। एक चेयरमैन जो होता है वो यूपीएससी के मेंबर होते हैं, और उसके अलावा 4 लोग और बैठते हैं। वही लोग इंडिविजुअल करके? हाँ, वो जनरली जहाँ तक मुझे पता है वो ऐसा होता है कि शुरुआत, मतलब जो मेरा इंटरव्यू हुआ, शुरुआत चेयरमैन से हुई, फिर
फिर पहले मेंबर ने पूछा, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने, फिर फाइनली आखिरी में चेयरमैन ने 1-2 क्वेश्चन पूछा। और जब हम लोग निकल जाते हैं तो शायद आपस में डिस्कशन करके हम लोग मार्क्स देते हैं, ये तो मुझे पता नहीं कैसे देते हैं, लेकिन यही पैटर्न। आप जब दिए थे अपना वाइवा वहाँ से जब निकले थे तो आपका कॉन्फिडेंस क्या कह रहा था उस वक्त? देखिए, मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया है, वाइवा दिया है, लास्ट ईयर भी दिया था, इस बार भी दिया। दोनों के नेचर ऑफ इंटरव्यू में या पर्सनालिटी टेस्ट बहुत डिफरेंस था। जैसे पिछली बार बहुत फैक्चुअल था, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि कैसा हुआ है मेरा इंटरव्यू, क्योंकि ये हर जगह बोला जाता है कि इंटरव्यू इज़ नॉट द टेस्ट ऑफ नॉलेज, रादर इट्स द टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा, हालांकि मैं बहुत खुश यकीनन नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे ऐसे जवाब जो मैं और बेहतर दे सकता था वो मैं नहीं दे पाया। तो मैंने 168 मार्क्स स्कोर किए थे लास्ट ईयर, विच वॉज एवरेज मार्क्स, नॉट अबव, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं और नीचे भी नहीं थे, तो मेरा हो नहीं पाया था। इस साल अभी तक मार्क्स आए नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि मेरे इंटरव्यू में कितने मार्क्स हैं, बट एक चीज़ ज़रूर है कि डेफिनेटली पिछले बार से मैं ज़्यादा खुश था। जब मैं बाहर निकला था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, इस बार मैंने काफ़ी बेहतर वो दिया है। क्या ये भी डिपेंड करता है, क्या ये भी चीज़ वहाँ पे मायने रखता है क्या, कि अगर एक बंदा 4 बार 5 बार से लगा रहता है ना, तो ये सब चीज़ें भी वहाँ पुट होती है क्या, उन लोगों की नज़र में रहती है कि ये बंदा 3 बार बेस्ट दे चुका है, 2 बार वाइवा दे चुका है, या इस तरह की चीज़ जैसे एग्जाम क्या उन लोगों के पास वो डिटेल्स रहता है? हाँ, उन लोगों के पास सारी डिटेल्स रहती है। एक हम लोग को एक डिटेल एनालिसिस फॉर्म भरना होता है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन हम लोग दे देते हैं उसमें कि हमने इतने अटैम्प्ट्स दिए, अगर आप क्वालिफाइड भी हैं, जैसे हो सकता है अगर मुझे दोबारा कभी एग्ज़ाम देना हो तो ये चीज़ वो रहेगी कि मैं ऑलरेडी क्वालिफाइड हूँ इस सर्विस के लिए, मैं अगली सर्विस के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ये सारी उनके पास डिटेल होती है, और अक्सर आप सही कह रहे हैं, जब 4th-5वें अटेम्प्ट में अक्सर ये सब मुझसे हालांकि नहीं पूछा गया, लेकिन ये कॉमन सवाल होता है और ये पूछा जाता है कि इतने, लास्ट ईयर मुझसे ये सवाल पूछा गया था कि इतने वक्त तुम क्या कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि वो उनका अपना पैरामीटर क्या है वो लोग खुद बेहतर जानते हैं, लेकिन वो लोग इससे ये देखना चाहते हैं कि तुम वाकई तैयारी कर रहे थे या फिर क्या था मामला। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें पूछी जाती है। अब वो लोग कैसे इवेलुएट करते हैं ये उस पर डिपेंड, ये तो उन पे ही डिपेंड करता है, बट इस बार मुझसे ये सवाल नहीं पूछा गया। ये सब नहीं पूछा गया इस बार। गौर साहब, सुने कि आप शेर व शायरी के बहुत शौकीन हैं। थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत शायरी तो आती है। कुछ मोटिवेशनल शायरी अगर इस वक्त हम आपको जो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनके लिए कुछ? देखिए, शायरी शुरू में तो मैंने दिलचस्पी के लिए पढ़ा, जब मैं तैयारी नहीं करता था तो मैंने कुछ शेर वेर पढ़ता था, लेकिन वो महज दिलचस्पी के लिए थे। लेकिन जब मैंने तैयारी करनी शुरू की और बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा अफसरदा था, बहुत ज़्यादा अंदर से मोटिवेशन नहीं आती थी, तो उस वक्त मैं बहुत सारे कुछ शेर पढ़ा करता था अपने अंदर मोटिवेशन लाने के लिए। तो जैसे उसमें से एक बहुत अहम शेर है, इकबाल का, हम जानते हैं कि दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लालो गुल से कलाम पैदा कर। तो एक ये शेर था। या फिर गालिब का एक शेर है कि आशिकी सब्र तलक और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। तो इसमें जो लव और पैशन के बीच का जो एक मवाजना है ना, जो गालिब ने किया है, तो वो वही लगता है कि पैशन तो है, कोई चीज़ चाहता है कि अभी मिल जाए, और जो मोहब्बत है उसमें वक्त लगता है। तो अक्सर मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं वक्त दूँ तो वो चीज़ मैं अचीव कर लूँगा जिससे मैं वाकई मोहब्बत। ये सब जो शायद जो है वो उसके ज़रिए आप खुद को मोटिवेट करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे गालिब का एक और शेर है कि दाम, ये थोड़ा सा मुश्किल शेर है, मैं फ़ारसी अल्फाज बहुत है कि दाम हर मौज में है, हल्का सदका में नहंग, देखे क्या गुजरे है कतरे पे गुहर होने तक। ये इसके मानी ये हैं कि जो दरिया होता है उसमें कई मौजें होती है और हर मौज में 100 मगरमच्छ है, लेकिन एक कतरा जब गुजरता है तो उसकी किस्मत या तो वो एक सीप के अंदर घुस के मोती बन जाएगा या वो मगरमच्छ के पेट में चला जाएगा। अब वो कहाँ जाता है ये उसकी किस्मत है। जी। गौर साहब, बहुत सारी बातें हुई, थोड़ा सा ये बताएं कि मोतिहारी से आप किस तरह से जुड़े हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ की जो है अच्छी लगती हैं?
और इसकी पुरानी कुछ यादें? देखिए, मोतिहारी तो अपनी जगह है, पैदाइश यहीं हुई, काफ़ी तालीम यहीं हुई, बहुत दिनों यहाँ गुजारा, बहुत लोगों से डांट सुना, बहुत लोगों के साथ खेला कूदा। मुझे क्रिकेट का बड़ा शौक़ हुआ करता था। मेरे वालिद साहब हमेशा मुझसे बड़ा परेशान रहते थे, बल्कि वो यहाँ तक कहा करते थे कि तुम्हारे वजह से हमको क्रिकेट से नफरत हो गई। तो एक ये रहा। फिर कहाँ खेलते थे आप क्रिकेट? बहुत जगह खेलते थे। ऐसे तो यहाँ पे मिस्कॉट मोहल्ले में बहुत सारे लोग होते थे, कभी बहुत जगह तो रोड पे ही खेला। उसके बाद से फिर कुछ मैदान वगैरह में भी जाते थे, वहाँ भी खेलते थे। मारपीट किया कि नहीं? मान लो अब क्या क्या आपको बताएं। बहुत सारी चीज़ें तो हुई है, और उसके अलावा फिर बहुत सारे लोग भी थे। पहले हम लोग कहते थे ना कि अगर बैटिंग करने के लिए आए, पहले ही बॉल पे आउट हो गया तो नहीं गाल हो गया। वो सब चीज़ें तो होती थी, इसमें कोई शक नहीं है, जैसे सबका बचपन होता था। बल्कि ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग वाकया आपको याद है? एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया ऐसा है कि स्कूल जब मैं जो क्रिकेट होता था तो एकदम से मेरा प्रमोशन हुआ था। प्रमोशन मतलब मैं ओपन करने लगा था बैटिंग में। अब मेरी बड़ी सिस्टर जो है वो नवोदय स्कूल है, वहाँ पे पढ़ा करती थी। तो हर सेकंड संडे को हम लोग को मिलने जाना होता था। तो इत्तेफाक से मेरी कज़न सिस्टर या मेरी चचेरी बहन है, वो भी वहीं पे पढ़ा करती थी। तो अब क्या हुआ कि एक बार मेरे वालिद साहब 1 महीने में जाते थे, 1 महीने में मेरे चचा जान जाते थे। तो एक बार उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम उनके साथ चले जाओ, फिर हम नहीं जा पाएंगे। अब उसी दिन मेरा एक मैच था। अब एकदम से अबू को ओपन भी करना था। अब मैं बड़ा एक कैच-22 सिचुएशन में था कि अब क्या करूं भाई। तो फिर मैंने ये सोचा कि छोड़ो, मुलाकात तो होती रहती है, क्रिकेट खेल लेते हैं जा करके। फिर जाके खैर क्रिकेट खेला, टीम को जिताया, बड़ी खुश होकर के वापस आया। जब वापस आया तो अम्मी ने ये सवाल पूछा कि क्या भाई कैसा रहा? तो मैंने कहा हाँ बड़ा अच्छा रहा, मुलाकात हो गई, बहुत ढंग से मुलाकात हुई। तो अब अगले दिन आए तो सबको पता चल गया। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग, हालांकि वही है, मोहल्ले में भी बहुत सारे लोग थे। मुबीन भाई है हमारे, नसीम अंकल हैं बगल में, उनके यहाँ भी मेरा अक्सर जाना आना होता रहता था। इसके अलावा बगल के भी बहुत सारे लोग हैं, राजू भैया हैं और सारे लोग थे जिनसे बचपन से एक ताल्लुकात रहा, एक वो सारी चीज़ें रहीं। उसके अलावा फिर मैंने बचपन में जब मेरा पहला एडमिशन हुआ था तो वो एक इकरा स्कूल है, वहाँ पे हुआ था। तो वहाँ पे ज़फ़रुल सर थे, इस वक्त भी वो प्रिंसिपल हैं वहाँ के। एक हसन शाहिद सर थे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट वहाँ पे टीचर थे या प्रिंसिपल थे। तो उनसे भी एक वो रहता था। तो बुनियादी आपने इकरा स्कूल से? हाँ, मैंने एक बुनियादी तालीम वहाँ से की। फिर उसके बाद से मैंने जैसा आपको बताया था कि मैं चला गया था अपने बड़े अब्बी के पास, वहाँ पे जाके मैंने पढ़ाई वगैरह की थी। फिर वापस आया तो मैंने कुछ दिनों यहाँ मॉडर्न पब्लिक स्कूल है वहाँ पढ़ा था। फिर लेकिन मैं इकरा में आ गया था, तो फिर मैंने कुछ दिनों वहाँ पे पढ़ाई की। फिर उसके बाद से 10th वगैरह किया, फिर मैं चला गया वहाँ पे दिल्ली। मोबिन साहब, आपने बताया कि मिसकोट मोहल्ले में आपके दोस्तों में से थे। दोस्त नहीं, सीनियर काफ़ी नज़दीक से जानता हूँ। अच्छा। हाँ, उनके साथ भी क्रिकेट खेले हैं क्या? नहीं, वो हमारे सीनियर थे। हम लोग को ऐसा नहीं है, वो काफ़ी डरा करते थे हम लोग उनसे। उनकी एक जो लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं वो पूरे तमाम लोगों के बीच मशहूर है। अच्छा, गाल हो गया। जी। तो ये उनसे जुड़े ये हैं। अब मोतिहारी में जैसे बहुत सारे यहाँ यूथ हैं, उनका अड्डा होता है। जी। चलो यहाँ पे चाय पीते हैं। अच्छा। कुछ चाय की दुकानें हैं जो यूथ के लिए जो है एक वहाँ पे जमावड़ा होता है। तो उन में से कुछ यादें आपकी? मेरे वालिद साहब बड़े सख्त आदमी थे, ठीक है। तो हमें उनका बड़ा डर लगता था कि भाई कुछ। तो एक बार क्या हुआ कि भाई फिल्म देखना था, बच्चे थे, शौक था फिल्म देखने का, कि इतनी हिम्मत कहाँ कि उनसे बात हो सके इतनी। तो जब मैं फिर यहाँ पे गया फिल्म हॉल में, तो मैं देखा सब पायल सिनेमा में गया था जी। तो जब मैं अंदर गया तो बड़े सबसे आखिर में गया और चुपचाप से जाके कोने में बैठ गया। और उसकी पहली बार मैं गया था, फिल्म का नाम तो नहीं याद है मुझे। फिर उसके बाद से जब ब्रेक का टाइम आया तो मैंने अपने मुंह पे हाथ रख लिया कि कोई देख ना ले, क्योंकि जानने वाले बहुत लोग होते थे, आगे पता चल ही जाएगा। लेकिन किस्मत को क्या कहिए, पता चल ही गया रात में कहीं ना कहीं। तो ये सब कुछ यादें हैं जो एक इंटरेस्टिंग दिलचस्प यादें हैं यहाँ से। जी।
मोतिहारी में पहले जो है इससे पहले हमने ये देखा था कि एजुकेशन का उस तरह का माहौल नहीं था। जी 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 लेकिन आज की तारीख में परिस्थितियाँ बहुत बदल गई हैं। जी 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 बहुत सारे यूथ यहाँ के जी जी तमाम जगहों पे जनरल कंपटीशन की तैयारियाँ करते नजर आते हैं। जी 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 कोई कहीं किसी से मतलब उनका नहीं रहता है, इधर वो इवनिंग में आप चले जाएं या मॉर्निंग में आपको गांधी मैदान से लेकर के आपको ये गांधी संग्रहालय के पीछे वाले भाग में, फिर आपको ब्लॉक के पास स्पोर्ट्स, यानी तमाम जगहों पे जहाँ भी जो है MS कॉलेज के ग्राउंड में, इन तमाम जगहों पे वो तैयारियाँ करते हैं। क्या उस समय भी इस तरह के सिचुएशन थे, और ये इन सब के चीज़ों से जो है क्या फ़ायदा होता है ग्रुप डिस्कशन से? देखिए मेरे ख्याल से ग्रुप डिस्कशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि आपको मैं बताऊं मेरी तैयारी में भी, यूपीएससी की तैयारी में भी ग्रुप डिस्कशन ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया है। अक्सर मैं चीज़ें लोगों के साथ डिस्कस किया करता था, बातें करता था, बल्कि एक वक्त हम लोग का बंधा हुआ था कि इस 1 घंटे बैठ के हम लोग को सिर्फ डिस्कशन करना है। तो उससे थोड़ी बहुत स्पीकिंग स्किल्स भी इम्प्रूव हुई, थोड़ी बहुत दूसरों के व्यू पॉइंट भी समझे, टॉलरेंट हुए उसके इसमें। तो हमको लगता है ये बहुत अहम है कि आप एक दूसरे से डिस्कस कीजिए, लेकिन डिस्कशन का मतलब ये नहीं कि आप सिनेमा की बातें डिस्कस, वो भी करना ज़रूरी है, लेकिन थोड़ी फ्रूटफुल हो, थोड़ा सा ऐसा कि जो आपके लिए काम कर सके। ठीक है ना, अब सलमान खान ने क्या कपड़े पहने हैं ये मुझे लगता नहीं है कि बहुत अहम वो है, लेकिन कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग हो। अगर आप सियासत पे भी बात कर रहे हैं तो मुस्तकबिल पे बात कीजिए कि क्या चीज़ें, क्या कमियां हैं, किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, मेरे इंटरव्यू में एक सवाल पूछा गया था कि आपको क्या लगता है कि इंडियन कल्चर के 5 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को बताइए। तो मैंने उसमें एक आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर बताया था और एक टॉलरेंस बताया था। तो जब उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आपको लगता है बोथ कैन गो टुगेदर, कि वंस यू आर आर्ग्यूमेंटिंग समथिंग एंड ऑल्सो यू आर टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर, मैंने कहा कि सर इट इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट टू बी बोथ गोइंग टुगेदर, क्योंकि जब तक आप टॉलरेंट नहीं होंगे अदर के व्यू पॉइंट से, तब तक आर्ग्यूमेंटेशन का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आर्ग्यूमेंटेशन इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, हर लेवल पे होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो हम लोग के यहाँ के जो बच्चे रहते हैं, ख़ास तौर से बिहार से या छोटी जगह पे, जब वो बड़ी जगह पे जाते हैं तो ये उनके अंदर कमी रहती है कि वो स्टेज नहीं फेस कर पाते हैं, किसी से बात नहीं कर, उनके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप होता है। तो ये चीज़ें ऐसे ही डेवलप होती हैं अगर आप अच्छी चीज़ों पे कोशिश कीजिए अंग्रेज़ी ज़बान में डिस्कशन करने की। एजुकेशन, तालीम लेना, कई बार कहा जाता है जो हायर एजुकेशन है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। अपने अंदर ये चीज़ तो बैठा लेते हैं कि मैं मेडिकल करूँगा, मैं ये इंजीनियरिंग करूँगा या IAS करूँगा, लेकिन वो हो नहीं पाता है। उनके साथ आर्थिक मोर्चे पे वो फेल होते नजर आते हैं, जिसकी वजह से बहुतों के अरमान धरे के धरे रह जाते हैं। अगर मोतिहारी शहर में ऐसे छोटे, जैसे तमाम पूरे इंडिया में जो छोटे छोटे शहर हैं, वहाँ के युवा अगर IAS की तैयारी करना चाहें, जी जी, वहाँ रह करके जी जी, सीमित संसाधनों में, तो उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे करना चाहिए? जी देखिए, वैसे तो जाहिर है कि इकोनॉमिक जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो बहुत लोगों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं रहा, इसलिए मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। लेकिन जो भी इस तरह के लोग हैं उनके लिए मेरा एक सबसे बड़ा मैसेज है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि बहुत तरह की तंजीमें चल रही हैं आजकल, जैसे ज़कात फाउंडेशन है, जैसे जामिया है जहाँ पे मैं था, जैसे हमदर्द स्टडी सर्किल है, जैसे जामिया हमदर्द है, अलीगढ़ में भी प्रोग्राम चल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि ये लोग फ्री रेसिडेंशियल प्रोवाइड करते हैं, जैसे जिसमें रहने का कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है, उसमें सिर्फ खाने के कुछ नॉमिनल चार्जेस लगते हैं। जैसे ज़कात फाउंडेशन वाले हैं, ये लोग हर तरह की कोचिंग को आपको फंड कर देते हैं। तो अगर आपके अंदर जज्बा है, अगर आप वाकई मेहनत करना चाहते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ है आज के डेट में, आप जा सकते हैं। इस तरह के जो फाउंडेशन है जो मदद करते हैं जी, इसमें क्वालिफाई करने के लिए क्या करना है? हाँ, इस जाहिर है कि इसका एक अपना एग्ज़ाम होता है, क्योंकि हर को ये लोग भी नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए यही है कि कुछ थोड़ा आप अपनी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कीजिए। और बेसिक कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, जैसा मैंने बताया था कि NCERT को ढंग से पढ़ के, तो एक बार आप इनके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर वर्ल्ड बिकम ईजियर।
एक तो आपने ये बताया इस संदर्भ में कि वो इस तरह के जो फाउंडेशन है जो मदद करते हैं वो उसके ज़रिए तैयारी करके और क्वालिफाई कर सकते हैं, उसमें उसकी मदद ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई बिहार में रह करके ये करना चाहे तो कुछ पॉसिबिलिटी है कि नहीं? बिहार में अभी कुछ शुरू किया गया है, एक बेसिक लेवल पे हमको लगता है आमिर सुबहानी सर के अंडर में शुरू किया गया है। हज भवन में कुछ ऐसा प्रोग्राम है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है वो अभी ज़्यादातर बीपीएससी पे फोकस्ड एग्ज़ाम है, ठीक है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पे। तो उसमें भी ये लोग लेते हैं इंटरेस्ट और उसमें देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की और तंजीमें खोलने की ज़रूरत है, इस और लोगों को आगे आने की ज़रूरत है कि इस तरह की और चीज़ें करें जिससे लोगों को आसानी हो सके। जी, ये तमाम मसले पे आपने बहुत खुल करके बात करी। कुछ एक आपके व्यक्तिगत लाइफ से जुड़े पूछ लेते हैं। पता चला आपसे इससे पहले भी मेरी बात हुई थी तो आपने बताया कि आप IAS ये करना चाहते हैं, चॉइस है आपका। अभी क्या सिचुएशन है, क्या आप उस संदर्भ में क्या कुछ आपके सामने सुविधा? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी जो मेरी रैंक है उस पर मुझे इंशाल्लाह इंडियन पुलिस सर्विस मिलना चाहिए जी। लेकिन जैसा कि ज़्यादातर लोगों की अपनी ख्वाहिश होती है, मेरी भी ख्वाहिश है कि इंडियन हालांकि पुलिस सर्विस इज़ अ वेरी गुड जॉब, वेरी रेप्यूटेड जॉब, लेकिन एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस चूँकि एक जब मैं तैयारी करने आया था तो मेरा एक ख्वाब था कि वो भी रहे, तो उस मुतल्लिक़ भी मैं कोशिश करना चाहूँगा एक बार, अगर अल्लाह ने पहुँचा दिया वहाँ तक तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, आई एम वेल एंड गुड। अभी जो आपका रिजल्ट आया इसके बाद फर्दर क्या क्या चीज़ें होंगी? इसके बाद से एक फाउंडेशन कोर्स होता है जो कि मसूरी में होता है, जहाँ सारे लोग जाते हैं। उसके बाद फिर डोमेन स्पेसिफिक जैसे पुलिस सर्विस की ट्रेनिंग होती है वो हैदराबाद में होती है, फिर ये ट्रेनिंग चलती है, फिर उसमें उसी में आपको कैडर एलोकेट होता है कि किस स्टेट में आपको जाना है। एक बार जब आपको कैडर एलोकेट हो जाता है, फिर जब उसकी फर्दर प्रोबेशनर की ट्रेनिंग होती है उस स्टेट में होती है, फिर आगे का प्रोसेस होता है। अभी आपके रैंक के हिसाब से आपको IPS मिलने की संभावना है। आपने इससे पहले मेरी बात हुई तो आपने बोला कि एक बार फिर से मैं कोशिश करूँगा, तो क्या IPS ज्वाइन करके भी आपको कोशिश कर सकते हैं? असल में देखिए, ये मेरा 5वां अटैम्प्ट था जैसा मैंने आपको बताया, तो मेरे पास एक अटैम्प्ट और है। तो जो IPS की ट्रेनिंग शुरू होगी वो दिसंबर से शुरू होगी और मेरा इरादा है कि मैं इस बार बैठूं, जो मेरा लास्ट अटैम्प्ट होगा, तो अपनी ट्रेनिंग से पहले मैं उस एग्ज़ाम को दे चुका हूँ। तो इसमें मुझे ट्रेनिंग स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, उसको मैं अटेंड कर सकता हूँ एग्ज़ाम देकर। आप दोनों साथ साथ भी कर सकते हैं, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसकी, क्योंकि सिर्फ इंटरव्यू के दौरान अगर इंशाल्लाह वहाँ तक पहुँचे तो इंटरव्यू के दौरान मुझे आना पड़ेगा, इसके अलावा फिर मेंस के बाद ही उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है। जी। अंत में बहुत सारे सवालों के आपने जवाब दिए, अंत में हम कुछ आपके जो विचार हैं वो तमाम जो यूथ है यहाँ पे उनके लिए आपके क्या मैसेज होंगे वो? ये सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यूथ्स के लिए ये है कि देखिए, आप हिंदुस्तान के मुस्तकबिल हैं और हिंदुस्तान के मुस्तकबिल से मेरा मानी है कि जो इंडिया बिल्डिंग, इंडिया नेशन, जो न्यू इंडिया है, उसको आपको बनाने में एक अहम किरदार अदा करना है और उसके लिए जो एक सबसे अहम चीज़ है वो तालीम है। जैसे सर सैयद कहते थे कि तालीम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और उन्होंने बहुत फोकस किया था तालीम पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करने की, तालीम का मतलब सिर्फ ये नहीं कि किताब आपने पढ़ी और ये सारी चीज़ें, अलग अलग जगह से चीज़ों को जानने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करने की कोशिश करें। दूसरी चीज़, जहन में एक अपना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक गोल सेट करें कि आखिर मुझे क्या करना है। ज़ाहिर है बच्चों के लिए ये थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते रहें, जैसे जैसे आपके अंदर एक मैच्योरनेस आती रहे और शिद्दत के साथ उस गोल की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि अगर आपने एक जज्बा है आपके अंदर तो मोर ऑफन देन नॉट आप उसको अचीव कर लेते हैं। और अगर आप खुदा ना खास्ते नहीं भी पहुंच पाते तो आपके अंदर एक सुकून रहता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया, वॉट एवर आई कुड हैव आई हैव डन। तो मेरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो ये है कि अपने आप को इस काबिल बनाएं कि जो इकबाल का शेर है कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो यही है।
बहुत बहुत शुक्रिया गौहर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बहुत सारी हमारे दर्शकों से जानकारी साझा करने। शुक्रिया शुक्रिया। तो दर्शकों, ये थे गौहर हसन, जिन्होंने यूपीएससी 2019 के एग्जाम में 137वां रैंक लाकर पूरे चंपारण सहित बिहार का नाम रोशन किया। अगली बार फिर किसी बड़ी शख्सियत से हम आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम खास मुलाकात।